नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ये चैनल तक्षशिला इस बलिया का एक पार्ट है। साथियों, आज मैं जो आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं वो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कर पाएंगे जो अमेरिका, नाटो, यूनाइटेड नेशन मिलकर भी नहीं कर सके? क्या मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने की दिशा में पहला निर्णायक कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि दो बड़ी खबरें पूरे दुनिया की राजनीति को हिला रही है। पहली खबर कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा कर चुके हैं और उनकी यात्रा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले महीने भारत आने वाले हैं। साथ ही यह दौरा सिर्फ मीटिंग नहीं, जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां भारत की मध्यस्थता पर पूरा विश्व जो है वो नजर टिकाए बैठा हुआ है। साथियों, क्या मोदी ग्लोबल पीस मेकर बनने वाले हैं? आइए आज की इस पूरे वीडियो में हम अंत तक इस पूरे मामले को एक एक करके जो है वो समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, जेलेंस्की भारत आ रहे हैं, इंडिया क्या पीस मेकर बनने वाला है? और इसके लिए हम लोगों ने कुछ समाचार पत्रों को जो है वो आधार बनाया, जिस समाचार पत्रों ने जो है इस न्यूज को प्रमुखता से छापा है। हम बात करें इकोनॉमिक्स टाइम्स की, मिंट की, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की या मनी कंट्रोल की, सबने इस समाचार को जो है वह प्रमुखता से लिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है, पीएम मोदी इनवाइट्स यूक्रेन जेलेंस्की टू इंडिया, विजिट डेट नॉट डिसाइडेड येट। मिंट लिखता है, आफ्टर पुतिन विजिट विल जेलेंस्की कम टू न्यू दिल्ली नेक्स्ट, इंडिया लाइकली टू होस्ट यूक्रेन प्रेसिडेंट इन 2026। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है, जेलेंस्की टू विजिट इंडिया सून, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट अंडर वे डे आफ्टर पुतिन विजिट। और मनी कंट्रोल लिखता है, इंडिया लुक्स टू होस्ट जेलेंस्की इन अर्ली 2026 आफ्टर पुतिन्स न्यू दिल्ली विजिट। ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है साथियों, पुतिन और मोदी की। और हमने कहा कि यह पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साथियों, समझना बहुत जरूरी है कि यह दौरा कोई साधारण कूटनीतिक मुलाकात नहीं है। इसे समझने के लिए हमें भारत के विदेश नीति के मूल दर्शन को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। भारत की विदेश नीति हमेशा ही बैलेंस, इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है। भारत ना तो नाटो के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा हुआ है और ना ही रूस के खिलाफ। भारत ने शुरुआत से ही कहा है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और यही वाक्य आगे चलकर G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की आत्मा बन गया, जिसे दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों ने स्वीकार किया। अब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर हम समझे साथियों, तो आपको याद होगा कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के बाद 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2024 में यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा की थी। और मोदी जो है वो क्यों पहुंचे थे और क्यों पहुंच के जेलेंस्की से जो है इनकी मुलाकात हुई। मोदी क्यों जाकर जेलेंस्की से बातचीत किए और आज इतिहास फिर एक नया मोड़ जो है वो लेने जा रहा है। पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आने की तैयारी में है और यह संकेत देता है कि भारत आज दुनिया की राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि संभावित मध्यस्थ अर्थात मीडिएटर और ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में उभर रहा है। और यही कारण है कि पूरा विश्व इंडिया रोल इन पीस बिल्डिंग को बहुत गंभीरता से जो है वो देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो उभर रहा है वो ये उभर रहा है कि आखिर दुनिया भारत से इतनी उम्मीद क्यों कर रही है? क्यों लग रहा है कि मोदी इस युद्ध में शांति की चाबी बन सकते हैं? साथियों, जब पुतिन भी भारत आए थे तो माफ कीजिएगा, यूरोपियन यूनियन ने भी यह बात कहा कि पुतिन मोदी की ही बात मानते हैं, तो रूस यूक्रेन के युद्ध को अंत अगर मोदी करा दे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा कि क्यों पूरे दुनिया को ये बात मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि मोदी इस युद्ध के शांति की चाबी बन सकते हैं। तो साथियों, इसको समझने के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर। साथियों, कहा जाता है कि भरोसा जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं। और इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास भरोसे की पूंजी है।
दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके साथ रूस और यूक्रेन दोनों के समान संबंध हैं। भारत ने रूस से दशकों पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध बना रखे हैं, तो वही यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान भी मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने किसी एक पक्ष को गलत या सही ठहराने से अपना बचाव किया है। भारत ने संतुलन और तटस्थता यानी कि बैलेंस और न्यूट्रलिटी की नीति का पालन किया है, और इसी कारण से दोनों देश भारत के ऊपर भरोसा करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो मोदी की जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल इमेज है, वो भी एक कारण है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हम बात करें, तो चाहे हम G20 की बात करें, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात करें, चाहे हम किसी भी स्टेज पे अगर हम बात करें, चाहे हम सार्क के स्टेज पे अगर हम बात करें, एससीओ के स्टेज पे बात करें, तो मोदी को दुनिया एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देखती है जो संवाद और समाधान की राजनीति करता है। जब दुनिया के बड़े नेता सिर्फ बयान देते रहते हैं, तो भारत ने प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की है। आपको याद होना चाहिए 2022 का समय आप कैसे भूल सकते हैं, जब वो समय था जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, और भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत के 20,000 से अधिक छात्रों को युद्ध से बाहर निकाला, और रूस यूक्रेन दोनों से बात करके फायरिंग पॉज भी कराई थी, जहां भारत में कई बार मजाक के लहजे में कहा जाता है कि मोदी को लेकर मजाक में लोग कहते हैं कि पापा ने जो है वो वॉर रुकवा दी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को जानता है कि भारत ने ऑपरेशन गंगा के समय रूस और यूक्रेन दोनों से बात करके फायरिंग को जो है वो कुछ समय के लिए रुकवाया था, और यही कैपेबिलिटी दुनिया ने देखा, और इसी कैपेबिलिटी को दुनिया ने माना। साथियों, G20, आपको याद है कि भारत अभी कुछ समय पहले G20 का जो है वो G20 जो है भारत ने होस्ट किया था, और G20 की सफलता के बाद भारत आज सिर्फ दक्षिण एशिया का ही नेता नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। दुनिया जानती है कि अगर कोई शक्ति अमेरिका और रूस दोनों से बातचीत कर सकती है, तो वो सिर्फ इंडिया है। और इसी वजह से आज दुनिया की आंखें इस यात्रा के ऊपर टिकी है कि क्या भारत सीज फायर फॉर्मूला ला सकता है, क्या पीस टॉक की शुरुआत भारत से होगी, और क्या मोदी ग्लोबल पीस मेकर के रूप में उभरेंगे। लेकिन अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में आएगा कि अगर यह प्रयास सफल हुआ तो दुनिया कैसे बदल जाएगी, और अगर यह प्रयास असफल हुआ तो फिर भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इसका ग्लोबल प्रभाव यानी कि ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि आप किसी भी काम को करेंगे तो रिस्क फैक्टर तो लगेगा, क्योंकि हर बड़ा कूटनीतिक निर्णय में अवसर भी होता है आपके लिए, और आपके लिए चुनौती भी होती है। अगर प्रयास सफल हो गया तो आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बनेगी, यानी कि ग्लोबल पीस लीडरशिप में भारत की स्थापना हो सकती है। अगर भारत सीज फायर या पीस टॉक फ्रेमवर्क तैयार करने में सफल होता है, तो भारत की छवि सिर्फ एक इमर्जिंग पावर की नहीं, बल्कि वर्ल्ड पीस लीडर की बन जाएगी, और वही स्थान है जो आज तक यूनाइटेड नेशन, नाटो या यूरोपियन यूनियन भी जो है वो हासिल नहीं कर पाए। साथियों, अगर बातचीत की शुरुआत होती है, यानी कि रशिया और यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत जो है इसका एक केंद्र बन सकता है। तीनों के बीच में भारत एक सेतु के रूप में या ब्रिज नेशन के रूप में काम कर सकता है, और इससे भारत का महत्व यूनाइटेड नेशन, G7 और ब्रिक्स सभी देशों में जो है वो बढ़ जाएगा। साथियों, इससे भारत को इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। पीस डिप्लोमेसी से भारत को कई फायदे जो मिलेंगे, उसमें डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, न्यूक्लियर फ्यूल डील्स में बहुत मजबूती मिलेगी। यूरोप में भारत के आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई और ग्लोबल मार्केट ट्रस्ट भी जो है वो भारत का बढ़ जाएगा। ये तो हमने देखा कि भैया पॉजिटिव अगर होगा तो क्या क्या होगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। साथियों, किसी भी काम को हमने कहा कि उसके सकारात्मक सफल हुआ तो, और नकारात्मक अगर असफल हुआ तो रिस्क तो है ही, नेगेटिव रिस्क भी है। साथियों, अगर असफल हो गया तो भारत के ऊपर
डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। दुनिया उम्मीदें लेकर देख रही है। यदि परिणाम ना निकला तो कहा यह जा सकता है कि इंडिया ओवर एम्बिशियस हो रहा है, यानी कि इंडिया के एम्बिशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इससे मोदी की वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर आलोचना भी हो सकती है। अगर शांति वार्ता में इम्बैलेंस दिखा तो या तो रूस या तो यूक्रेन के अंदर विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। जो इंडिया का जो न्यूट्रल इमेज है, तटस्थ का जो एक चेहरा है, उसको चोट पहुंच सकता है और भारत में भी इस मुद्दे को लेकर मोदी की राजनीतिक और मीडिया में जो छवि है उसको अलग अलग तरीके से जो है वो पेश किया जा सकता है, जो कि सरकार के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार दुनिया के उम्मीदों के दबाव और कूटनीतिक जोखिमों के बीच संतुलन बनाकर इतिहास रच पाएगी? और इसी वजह से यह दौरा दशकों में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटना जो है वो माना जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से यह युद्ध पूरा आपको देखने को मिला है, इस युद्ध के बाद बहुत सारी स्थितियां जो हैं बदली हैं। आपने यूरोपियन यूनियन का देखा कि किस प्रकार से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो है वह इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन देखने को मिल रहा है। आप ये तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध की याद जो है वो आपको ताजा होते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं साथियों कि किस प्रकार से डिफेंस स्पेंड जो है 2022 से लेकर 2024 तक सारे जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, चाहे फिनलैंड हो, स्वीडन हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, जर्मनी हो, डेनमार्क हो, इटली हो, फ्रांस हो, ग्रीस हो, सबके बढ़े हुए हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थिति काफी ज्यादा जो है वो बदली हुई है। साथियों, जैसे ही अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो पुतिन भारत की यात्रा करके जैसे ही रशिया वापस पहुंचे तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है वो हमले करने शुरू कर दिए। ठीक, तो स्थिति बहुत अलग प्रकार की बन चुकी है और इस अलग स्थिति में अगर हम बात करें तो भारत के लिए जो है यह एक बहुत ही पेचीदा मामला हो सकता है। साथियों, अब सवाल यह है कि आने वाले हफ्तों में जमीनी स्तर पर क्या हो सकता है, क्योंकि यह दौरा सिर्फ फॉर्मल विजिट नहीं है बल्कि एक निर्णायक टेस्ट मूवमेंट है जहां विश्व राजनीति की दिशा जो है वो बदल सकती है। पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो ये बन सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में जो है वो इंडिया होस्टेड पीस फ्रेमवर्क अर्थात भारत सीज फायर रोड मैप का या डायलॉग फार्मूला जो है पेश कर सकता है, जिसे दोनों पक्ष की अलग अलग मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बात की जा सकती है, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बात हो सकती है, यूरोप की स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो चर्चा हो सकती है और ये फ्रेमवर्क न्यू दिल्ली पीस मॉडल के नाम से जो है वो दुनिया के सामने जा सकता है। साथ ही दोनों देशों में कुछ प्रारंभिक कदम भी लिए जा सकते हैं अगर बातें सही सही हो जाए, तो जैसे प्रिजनर एक्सचेंज यानी कि जो कैदी हैं उनको आप अदला बदली कीजिए। इसके अलावा मानवता को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का निर्माण, फायरिंग को पॉज कर देना, सिविलियन सेफ्टी जोन जो है वो बना देना और यदि यह शुरू हो गया तो यह पीस नेगोशिएशन का पहला असली संकेत हो सकता है। अगर वार्ता की शुरुआत भारत से होती है तो आगे की बैठक में टर्की, यूएई, सऊदी अरबिया जैसे देश भी जो है शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें लीड रोल अगर किसी का होगा तो इंडिया का होगा। और इन सभी के बाद अगर हम बात करें और यह यात्रा अगर सफल हो गई तो भारत सिर्फ ग्लोबल साउथ का नेता नहीं बल्कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का लीडर भी बन सकता है। और यदि असफल हुई तो भारत की मोरल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल पावर की छवि को लेकर जो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर नकारात्मक छवि बन जाएगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत ने युद्ध को नहीं शांति को चुना है। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो राष्ट्रों की दिशा बदलते हैं और कभी कभी पूरी दुनिया की लिए ये वही क्षण है। क्या मोदी शांति की चाबी खोल पाएंगे? क्या दिल्ली से दुनिया एक नया संदेश सुनने वाली है? अब निर्णय का समय है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही। साथियों, यह विषय सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत और मानव सभ्यता का भविष्य है।
आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इतिहास रचने वाला है? अपनी राय कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, जीएस बूस्टर जो कि तक्षशिला आईएएस बलिया का एक चैनल है, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, जहां हम जियो पॉलिटिक्स, आईएएस स्ट्रेटजी, करंट अफेयर्स को फैक्ट बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड तरीके से समझाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।